सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। हम 15 चैप्टर जो था टैक्स लॉ का वो स्टार्ट कर रखे थे। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे और आप पढ़ते रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स। इसका मतलब जो हमें बिल पे करना है, जो हमें बिल्स पे करना है, जो हमें बिल्स इशू करना है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे में होना चाहिए। ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल्स। अभी कौन पर्सन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स का यूज करते हैं, इसकी बात करते हैं। द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज। कौन? पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स। और वो जो गुड्स ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो गुड्स की वैल्यू ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो दिया हुआ है टू कैरी विद हिमसेल्फ सच डॉक्यूमेंट एंड डिवाइस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब सिंपल सी बात बोली गई कि जो पर्सन इन चार्ज है ऑफ द कन्वेंशन, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट करने का जो इंचार्ज है, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से, जो प्रिस्क्राइब करी गई अमाउंट उससे ज्यादा है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ और डिवाइस अपने साथ रखने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे बस। नाउ आगे, where an such conveyance is intercepted by the proper officer, he may require the person in charge of the conveyance the produced document and device for verification, and the person has to duty to cooperate and allow the inspection. Simple। जो कभी भी अगर कन्वेंस इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर के साथ हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक डिवाइस वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और उन पर्सन के साथ, प्रॉपर ऑफिसर जो है उनके साथ मदद भी कॉर्पोरेट करना पड़ेगा फॉर द इंस्पेक्शन। अब ये जो बिल है ये कितने अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ था? प्रिस्क्राइब अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए तब वो हमें इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इशू करना है या डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है, इसके बात करते हैं। सो रूल 138 of the CGST rule 2020 stipulate as under with regard to e-way bills. Every registered person who cause movement of goods of consignment value greater than 50 100। सिंपल से यहाँ बताया गया कि ये अमाउंट जो दिया हुआ है प्रिस्क्राइब अमाउंट वो है 50 100। कितना है? 50 100, 50,000 की जो गुड्स की वैल्यू से ज्यादा है तो वेयर फॉर सप्लाई, वेदर फॉर सप्लाई और अदरवाइज और ड्यू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब या तो आप कोई सप्लाई कर रहे हो, क्या कोई सप्लाई कर रहे हो, या फिर इनवर्ड सप्लाई, इसका मतलब इनपुट, जो इनपुट आप ला रहे हैं फॉर द आउटपुट ऑफ गुड किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, shall before the commencement of such movement furnish the necessary information in prescribed form electronic on portal। सिंपल। अब बात करते हैं every registered person who cause movement, simple, where the e-way bill hasn't been generated, अगर बिल जनरेटेड नहीं हुआ है, the consignment is handed over to the transport, the transport will generate e-way bill on the basis of information furnished on the portal by the registered person। अगर मान लिया जाए कि ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो जनरेट, उसे कोई भी ई-वे बिल नहीं मिलता, जनरेट नहीं मिलता, तो ट्रांसपोर्ट खुद अपने आप ही वो बिल जनरेट करेगा जो उसे इंफॉर्मेशन मिली होगी। Upon a generation of the e-way bill, a unique e-way bill number is generated and made available to the supplier and the recipient and the transport। इसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे तो ई वे बिल जब हम फर्निश करेंगे तो हमें ई वे बिल नंबर मिलेगा और वो जनरेटेड होगा, वो अवेलेबल हर एक सप्लायर के होगा, और जो गुड रिसिपेंट कर रहा है वो और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स उनके पास होना चाहिए। वेयर द मल्टीपल कंसाइनमेंट आर बीइंग कैरी अ ट्रांसफर में बी जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई वे, और कुछ मल्टीपल होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे तो कंसोलिडेट ई वे बिल जनरेट करा जाए। ना दो चीज यहाँ पर जरूरत थी। पहला क्या था कि जो गुड्स की वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा होगी तब हम इलेक्ट्रॉनिक वे बिल यूज करेंगे, और रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 बोलता है ना। आगे चलते हैं। For the purpose of the calculating the consignment values of good, for the purpose of calculating the consignment value of goods, the value declare in invoice, a bill of supply or delivery charge shall include the central tax, state tax or unit tax, integrated tax and the sales charge if any in the document, and shall exclude the value exempt
Exempt supply of the goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable of supply. सब जैसे हमने पढ़ा कि डिक्लेयर हो, कोई भी इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, डिलीवरी चालान हो, वो हर एक चीज सेंट्रल टैक्स, स्टेटिक, यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेटेड टैक्स सब इंक्लूड होना चाहिए। और क्या चीज नहीं इंक्लूड होगी? कोई भी वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई ऑफ गुड्स, जो exempt सप्लाई ऑफ गुड्स है वो इंक्लूड नहीं करी जाएगी वैल्यू इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई में, डिलीवरी चालान में, और इन दोनों में नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वो जो ई वे बिल हम जनरेट कर रहे हैं वो कब तक वैलिड होगा, कब तक वैलिड होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि ई वे बिल सो जनरेटेड इज वैलिड फॉर 1 डे। कितने के लिए? 1 डे। इफ द डिस्टेंस इन्वॉल्व लेस देन और इक्वल टू 100 किलोमीटर। और कोई भी हम ट्रांसपोर्ट जब गुड कर रहे हैं तो जो रिस्पेंट को हम ट्रांसपोर्ट गुड करने जा रहे हैं उसकी दूरी या फिर 100 किलोमीटर या उससे कम हो, 100 किलोमीटर या फिर कम हो, तो जो ई वे बिल हमने जनरेट किया उसकी जो वैलिड होगा वो 1 डे के लिए होगा, उसकी जो वैलिड होगा 1 डे के लिए होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डे के लिए, और कितने? less than or equal to 100 kilometers, and the additional 1 day for every 100 kilometer over an hour। और अगर बात कर लिया जाए कि हम 100 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, तो हमें एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लिया जाए कि हर एक 100 किलोमीटर के लिए हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता जाएगा, हर दिन एक्स्ट्रा मिलता जाएगा, जो हमारी वैलिड होगी ई वे बिल की। Now, in case of dimensional cargo, the validity shall be 1 day for the first 20 किलोमीटर and additional for the every। और जो डायमेंशनल कार्गो उनकी जो वैलिड होगी वो 20 किलोमीटर होगी हर एक दिन के लिए, हर एक दिन में 20 किलोमीटर होगी। नाउ अब बात करते हैं रिटर्न। हमने जितना भी पढ़ा कि हमें अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना तो हमें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो अब बात करते हैं रिटर्न की। उसी रिटर्न की बात करते हैं। सो एज पर लॉ अ टैक्सपेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डॉक्यूमेंट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी which is commonly known as a return। सिंपल, क्या हमें डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के, जो हमें रिटर्न के नाम से जाना जाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिटर्न अंडर द जीएसटी। फर्स्ट रिटर्न, मंथली रिटर्न for the composition scheme, TDS return, return for the input service distributor, annual return and final return। ये सारे रिटर्न हम भरते हैं जीएसटी के अंदर, ये सारे रिटर्न हम जीएसटी के अंदर फाइल करते हैं। जीएसटी एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड इज ऑपरेटेड एंड मैच्ड रेगुलरली। इफ बिजनेस इज डन from the offices in a multiple state, the number of per or return will go up accordingly। The entire procedure of filing return can be divided into 5 parts। सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला कि जो अगर आपकी सारे के सारे रिटर्न, तो सिंपल सी बात है ऑनलाइन फाइल करी जाती है, ऑनलाइन अपडेट करी जाती है, फाइल करी जाती है। अगर बिजनेस या फिर ऑफिस अलग अलग स्टेट में है तो आपका जो फाइल करना है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपको बहुत सारी फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नाउ अब इन 5 हिस्सों में बांट दिया गया इन चीजों को। सिंपल क्या क्या बोला? सबमिशन ऑफ द रिटर्न, पहले हम सबमिशन करेंगे, फिर हम आईटीसी मैच करेंगे कि हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है वो सही है। देन फाइनल एक्सेप्टेंस, फिर फाइनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा हमारा आईटीसी। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन इन आईटीसी, अगर कोई गलती होगा तो उसे सही करा जाएगा आईटीसी को। मैचिंग ऑफ द क्लेम इन रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, जब आईटीसी सारी चीज देख ले जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो फिर उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा हमारे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। नाउ अब बात करते हैं फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई। जब हम आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मतलब जो हम इनपुट बना ले रहे हैं, इनपुट के यूज करने के बाद हम जो फाइनल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या होता है। जब हम फाइनल गुड्स सप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 mention that the detail of output supply form number GSTR1 of good and service both are required to furnish by every registered person including casual taxable person but excluding जितने भी डिटेल है ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जब भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्म GSTR1 फाइल करना पड़ता है, या आप गुड सर्विस करें या फिर गुड्स सप्लाई करें या फिर सर्विस सप्लाई करें या फिर आप दोनों सप्लाई करें। हाँ, और आप रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। मगर कौन ये सारी चीजें सप्लाई नहीं कर, कौन ये इन लोगों को जो है रजिस्टर्ड पर्सन और इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हमें डिटेल जो है आउट ऑफ सप्लाई की फाइल करनी पड़ती है GSTR1 में। मगर किन पर्सनों को ये डॉक्यूमेंट के डिटेल फाइल नहीं करने पड़ते, इसकी बात करते हैं।
but excluding input service distributor, non-resident taxable person paying tax under the composition section scheme जो 10 था, person affecting TDS या फिर person affecting TCS और supply of inline information and database access and retrieval service, इन लोगों को ये डॉक्यूमेंट या फिर ये डिटेल फाइल नहीं करनी पड़ती, ये फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ता है। सो हमें याद रखना है कौन से पर्सन को सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों पर्सन फाइल करेंगे GSTR 001 जो है और डिटेल ऑफ हार्डवेयर सप्लाई, बट इनपुट सर्विस नॉन resident taxable person paying tax under the composition scheme, person affecting TDS, TCS, supply of information, ये सारे लोग हमें कभी भी डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नहीं फाइल करेंगे। इसका मतलब GSTR1 फाइल नहीं करेंगे ना। GSTR1 of any month has to be filled by the 10th of the following month. It is prudent to note that GST cannot be filled within the 11th और 11 to 15 मंथ। इसका मतलब हर महीने आपको 10वें तारीख को 10th डेट को आपको फाइल कर देना है GSTR1 ना। अब बात करते हैं Outwards taxable supply could be business to business or business to consumer. In case of business to consumer, invoice wise detail must be uploaded for the all supply. अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं तो जब भी आप इनवॉइस इशू करेंगे तो इनवॉइस जब आप सबसे पहले जो गुड्स आपने सप्लाई कराया देन उसके बाद इस इनवॉइस वाइज आपको डिटेल अपलोड करनी है। देन अब अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई कर रहे हैं तो इफ सप्लायर आर इंटरस्टेट, आप शहर के बीच में ही विद इन सिटी स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ ऑल सप्लायर नीड टू बी अपलोडेड। देन आपको कंसोलिडेटेड डिटेल आपको सप्लाई करना पड़ेगा अगर आप शहर के बीच में ही शहर के अंदर ही आप सप्लाई कर रहे हैं। जितने भी आपने सप्लाई करा उन सबको कंसोलिडेटेड डिटेल निकाल के आपको अपलोड कर देना है, मगर आप दो शहरों के बीच इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो और आपकी इनवॉइस जो है वो 2,50,000 से ज्यादा है, आपको इनवॉइस जो है वो 2,50,000 से ज्यादा है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। मगर अगर लेस देन कम है 2,50,000 तो स्टेट वाइज आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, नाउ डिटेल ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आर मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक टू ऑल ऑन रिसिपेंट इन द फॉर्म ऑफ GST2A आफ्टर द 10th of the following. This gives the recipient opportunity to accept or modify the purpose of necessary change. Simple. Now post the change, the recipient file the GST with the monthly return for the all inward taxable supply by the 15th of the following. अब आपको जब GSTR2 फाइल करना है फॉर द पोस्ट चेंज, मतलब कोई चेंजेस करवाने के लिए, तो आपको मंथली रिटर्न जो भर रहे हैं 15th of the following तभी आपको फाइल करना है। और the change are either accepted or rejected by the supplier and the amendment detail in reflected GSTR3 or 3B which is filled to be 20th following month. ये डेट है जो आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक डेट को और फॉर्म को आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई वही चीजें हैं, कौन पर्सन, जैसे 38 बताता है कि मेंशन डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जब आप इनवर्ट सप्लाई करने, जैसे हमने पढ़ा था कि इनवर्ट सप्लाई इसलिए करना है कि हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिल सके। सो आपको इनवर्ट डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई GSTR2 में भरना है, क्या फिर गुड सप्लाई कर रहे हो या फिर सर्विस सप्लाई कर रहे हो, या फिर रिक्वायर्ड टू फर्निश एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और वो पर्सन जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारे पर्सन को एक्सक्लूड कर। इसका मतलब जो सेक्शन 37 में दे रखा सेम चीजें इसमें दे रखी है ना। ये वो यहाँ पे बताया गया है कि जो GSTR2 of monthly has been filled with the 12 to 15 following month and one significant the taxability significant। अब यहाँ पे कोई चीज मैंने ये हटा रखे हैं, ये इसलिए हटा रखी कि ये सारी चीजें हट चुकी है, ये दोनों फॉर्म हट चुकी हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को काट रखा है। सस्पेंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है, हटा हुआ है, इसलिए इन दोनों को मैंने काट रखा है। नाउ सो GSTR1 हमें किस लिए फाइल करना था, डिटेल आउटवर्ड सप्लाई जब हम करे तब मंथली बेसिस करना है, हर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब प्रीवियसली हटा देंगे, ड्यू डेट हमारा 10th होगा। नाउ 3B किस लिए था, सिंपल रिटर्न इन द विद समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई अलोंग विद द क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिक्लेयर पेमेंट ऑफ टैक्स अफेक्टेड बाय द टैक्स पेयर मंथली। कब फाइल करना है, 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 10th ऑफ द नेक्स्ट
मंथ, ये आपको जितने फॉर्म है ये आपको एनुअली, मंथली और आपको डेट याद करना है। इनका मतलब आपको रिवीजन जो बोलते हैं रट्टा मार, वो आपको करना है, जो उससे आपको हर एक चीज याद हो जाए, चांसेस होते हैं यहाँ से आने की चांसेस होते हैं। फिर GSTR4 रिटर्न फॉर द टैक्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द कंपोजिशन लेवी, यहाँ पे जो कंपोजिशन लेवी वाले होते हैं उन्हें रिटर्न फाइल करना पड़ता है एनुअली 30 ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देन नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन, उन्हें भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, किसमें 5 में, GSTR 5 में 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मंथली बेसिस पे इन्हें करना पड़ता है, ये भी ध्यान देंगे। GST6 रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मंथली बेसिस में इन्हें भी करना पड़ता है 30 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 7 की बात करेंगे तो ऑथराइज डिडक्शन टैक्स एट सोर्स, रिटर्न उन्हें भी फाइल करना पड़ता है मंथली बेसिस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 8 की बात करेंगे तो ई कॉमर्स जितने भी ऑपरेटर होते हैं उन्हें मंथली 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 9 की बात करें तो एनुअल रिटर्न फॉर द नॉर्मल टैक्स पर, जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर है उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है एनुअली 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और 9 में एनुअल रिटर्न फॉर टैक्स पेयर रजिस्टर अंडर द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर है वो रिटर्न फाइल करेगा GST 9 में एनुअली 40। तो यहाँ पे दो कंपोजिशन लेवी है, पहले यहाँ पे इन्होंने यहाँ दिया है 4 में रिटर्न फॉर करेगा एनुअली, और यहाँ पर भी वही पर्सन है जो 30 दिसंबर को एनुअली फाइल करते हैं। नाउ 10 की बात करूं तो फाइनल रिटर्न हर कोई को भरना पड़ेगा वंस व्हेन द रजिस्टर इज कैंसिल और सरेंडर, जब उनका कैंसिल हो जा रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है, सरेंडर कर देना, तब आपको भरना पड़ेगा विद इन 3 मंथ ऑफ द कैंसिलेशन, विद इन 3 मंथ। नाउ 11 की बात करते हैं, डिटेल ऑफ इनवॉइस अप्लाइड टू द फर्निश बाय द person having the UIN and the claiming of refund monthly 128 of the following month में आपको फाइल करना पड़ेगा। सिंपल। यहाँ पे दे रखा है कि एंटिटी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ हैव द गिवन ऑप्शन टू फाइल GST और क्वार्टरली GST। सिंपल सी बात है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है इसका मतलब उन्हें रजिस्टर करवाने की सिंपल सी जरूरत नहीं है। सॉरी, जो उनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ कंपोजिशन लेवी वाले हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती, तो वो क्वार्टरली उनके पास ऑप्शन है वो GSTR फाइल करे या ना फाइल करे। ठीक है। रिवाइज ड्यू डेट हो चुका है 20 जून हो चुका है फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 2017, और नोटिफिकेशन 13 अप्रैल, ये भी आप पढ़ लेंगे। ये सारी चीजें आप अपने आप पढ़ लेंगे, मगर ध्यान देनी चीजें कि जो मैंने सर्कल कर रखा है वो आपको याद रखने की चीजें, और जितने भी मैंने फॉर्म करे वो आपको भी याद रखने, आपको दिमाग में बैठा लेना, रख लेना है, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ना बात करूंगा पेमेंट की वैसे हम ऊपर पढ़ भी रखे मगर तब भी हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। जो इसमें फॉर्म में अगर आप नीचे जाएंगे, मे बी यहाँ पे इसमें दिया है, पेमेंट की बात करें। सो एज इंडिया मूविंग टुवर्ड डिजिटलाइजेशन, जैसे हमने ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर हमने ऊपर पढ़ रखी है, वही सारी चीजें इसमें भी दी हुई है, वही सारी चीजें जीएसटी पेमेंट, ये सारी वही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी 3 लेजर के, वही सारी चीजें दे रखी है, तो आप इसे अपने आप भी पढ़ सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ आए क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ पर भी आराम से समझ सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी चीजें पढ़ रखी है कि कब हमें सबसे पहले अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो कहाँ पहले हम उसे आउटपुट में कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर कहाँ यूज करेंगे, ये भी हमने पढ़ रखा है। नाउ जो हम मेन बात करेंगे तो पेमेंट रूल। सो यहाँ पे भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, हमें इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाई अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 49 शैल बी मेंशन पेमेंट 1 में फॉर द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी। ये सारी चीजें हमने वही सारी चीजें इसमें भी दे रखे, वो थोड़ी चीजें अलग होगी, वो आप अपने आप भी कवर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर 2 में बनता है, यहाँ पर भी दे रखा है, ये रहा सिंपल। अगर रिफंड करना है इज रिजेक्टेड एज अ फुली और पार्शियली अमाउंट डेबिटेड अंडर सब रूल 3 एक्सटेंड रिजेक्शन शैल बी रीक्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय प्रॉपर्टी ऑफिसर और मेड इन द जीएसटी पेमेंट 3rd, ये भी आपको पता है। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, ये भी आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक केस में चालान जब जनरेट होता है। रिफंड की बात करेंगे हम सीधा,
किसकी बात करेंगे? रिफंड की बात करेंगे। जब आप टैक्स पे करते हैं, आपको टैक्स पे करते हैं, रिफंड फॉर अमाउंट दैट इज ड्यू टू टैक्स पेयर फ्रॉम द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, refund of tax according to section 54, according to section 54, according to section 54 of the GST Act, any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of 2 years. आपको कब ध्यान रखना है, कोई भी रिफंड क्लेम करते हैं, इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर, आपको 2 ईयर कंप्लीट होने से पहले, आपको 2 ईयर कंप्लीट होने से पहले फ्रॉम द रिलेवेंट डेट आपको फाइल करना पड़ेगा वो एप्लीकेशन। इफ देयर इज अ बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर or electronic credit ledger after the payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount, any claim such a refund in a furnished under section 39 in the notification date in exercise of the power conferred by the section 148 of the SAT, central government has allowed the person notified under section 55 to file a refund application before the expiry of 18 months from the date of the quarter in which supply was made। सिंपल सी बात है, जो सेक्शन 55 में पर्सन दे रखे हैं, सेक्शन 55 आगे चल के पढ़ेंगे, उन्हें जो पर्सन दे रखे हैं वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ के कर सकते हैं फाइल, उन्हें 18 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिया रखा है 2 ईयर। नाउ अब बात करते हैं रिफंड ऑफ अनयूटिलाइजेशन, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो यूटिलाइज नहीं कर पाते तो आपको कैसे रिफंड मिलेगा उसका, तो यहाँ पे बता रखा है सेक्शन 44 section 3 of the GST Act stated subject to provision of section 5410, a registered person may claim refund of any unutilized input tax credit at the end of the any tax period। जो unutilized आपका input tax credit है of end of the tax period subject to provision of the section following cases, आप रिफंड कर सकते हैं, आप क्रेडिट ले सकते हैं उन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का, मगर कब कब जीरो रेट सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर वेर द क्रेडिट हैज अक्यूमुलेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ टैक्स फ्री एंड इनपुट बीइंग हायर देन द रेट ऑफ द आउटपुट सप्लाई, इन सब चीजों में कर सकते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अंडर द क्लोज। हाउएवर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड, कब अलाउ नहीं हो सकता आपको, वेयर द गुड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कभी भी आप एक्सपोर्ट कर रहे गुड और सब्जेक्ट टू उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी देना तब आप नहीं क्लेम कर सकते, और इफ द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ अवेलेबल ड्रॉबैक इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल टैक्स और क्लेम ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड सप्लाई, इन सब में भी आप नहीं कर सकते। ड्रॉबैक हम 70 चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ देन यहाँ पे बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 subsection 457 means that after receipt of the application or declaration as case may be, if the proper officer is satisfied that whole or part of amount claimed as a refund is refundable, he may make an order within a 16 day from the date of receipt of the application and amount for shall be credited to consumer value fund। अगर प्रॉपर ऑफिसर सर्टिफाइड हो जाता है कि होल और फंड अमाउंट क्लेम जो रिफंड वो रिफंडेबल है, तो एप्लीकेशन ऑर्डर करता है विद इन 60 मिनट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर, और जो अमाउंट डिटरमाइन करता है वो क्रेडिट करता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। हाउएवर रिफंडेबल अमाउंट शैल बी इंस्टेड ऑफ क्रेडिट टू विद द फंड बी पेड टू द एप्लीकेंट एंड इफ अमाउंट इज रिलेटेबल, ये सारी चीजें रिलेटेबल होने चाहिए तभी रिफंडेबल होगा ना। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिले ऑफ पेमेंट, अगर आप रिफंड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ऑफिसर रिफंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताया स्टेट दैट एनी ऑर्डर रिफंड अंडर सेक्शन 54 इज नॉट रिफंडेबल विद इन 60 डे, अगर रिफंड नहीं कर पाते हैं विद इन 16 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उन पे 66%, नॉट एक्सीडिंग 6% एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफाई issued by the government on the recommendation of the counseling shall payable in respect of refund from the date immediately after the 16th day from the date of the receipt application under the said subsection till the date of refund of such tax। Now अब बात करेंगे हम यहाँ पे रिफंड में भी क्लेम बाय सिचुएशन, इन सिचुएशन पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं कब, गुड और सर्विस एक्सपोर्ट आर एक्सपोर्ट सप्लाई टू SEZ, या फिर रिफंड क्लेम विद अक्यूमुलेटेड unutilized ITC in case of supply SEZ export of good or service both, refund claim accumulated utilized
unutilized ITC in case of supply account, inverted duty structure, refund of balance, electronic cash ledger या फिर फाइनल प्रोविजन ऑफ असेसमेंट, ये बिकम रिफंडेबल टू असेसी। कब आप नहीं कर सकते ये भी ध्यान दे लें कि गुड्स एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा तब नहीं आप कर सकते, या फिर सप्लाई गुड हो लॉगेड इन द पैरेलल टू ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ IGST इंपोर्टेड सप्लाई, तब आप नहीं कर सकते। नाउ अब यहाँ पे बताया गया कि आपको सिंपल हमने पढ़ा कि 2 ईयर एक्सपायर होने से पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ अमाउंट। रिलेवेंट डेट दे रखी है वेयर द गुड आर एक्सपोर्टेड बाय एयर। अगर रिलेवेंट जैसे हमने जो यहाँ पे पढ़ा कि रिलेवेंट डेट, ये जो रिलेवेंट डेट है आपको दो साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलेवेंट आपको फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन। तो जो रिलेवेंट डेट दे रखी है वो क्या चीज है, अगर गुड एक्सपोर्ट हो रहा है बाय एयर या फिर सी, तो आपको डेट जब वो विसल पे, जब आपकी विसल मतलब जब आपका जहाज या फिर प्लेन एयर जो आपको वहां से लीव करा, इंडिया से लीव करा, वो हमारी 11 डेट होगी। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है लैंड से तो डेट विच पास द फोर्नाइटर, जब फोर्नाइटर को पास करा गया, या फिर वेयर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC in case of zero rate supply or accumulated ITC in case of inverted duty structure claim, फाइनेंशियल जब आपका खत्म हो रहा है फॉर द क्लेम ऑफ द रेशन रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन असेसमेंट, इन दोनों में से डेट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसी केसेस में जब आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, तब आपका रिलेवेंट डेट कहलाता है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड, जब आपको रिफंड करवाना है तो एप्लीकेशन RFD01 इलेक्ट्रॉनिक फाइल करेंगे आप। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, अब रिफंड एप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं तो मस्ट बी कंप्लाइंट विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एडिशनल वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम डजंट एक्सीड 2 lakh, the refund applicant must be compliant with the declaration that incidence of tax has not been passed on the any other person, therefore there would be adjusted an agreement। सिंपल सी बात है, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर द रिफंड, तो आपको डॉक्यूमेंट कुछ फाइल करना पड़ेगा। जब अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा, तो आप ये भी देंगे, डिक्लेरेशन देंगे कि कोई भी अभी टैक्स जो है वह किसी और को पास नहीं करा गया है। नाउ रिफंड ऑर्डर की बात करते हैं। सो द रिफंड ऑर्डर से शुड बी मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 16 डेज, जैसा बताया गया, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन व्हिच इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट where the proper officer is satisfied that amount so is refundable is payable on application, he shall make an order in refundable GST RERFD06। अगर जो भी आपको पता चलता है प्रॉपर ऑफिसर को कि रिफंड कर देना है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, पेबल करना है, तो पेबल करेगा और ऑर्डर बना के ऑर्डर देगा इन फॉर्म ऑफ द GST RFD01 में। ना ऑडिट की बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑडिट की। So, audit under the good and service tax can be of 2 types as discussed under। 2 तरीके से हम अपना ऑडिट करवा सकते हैं। जनरल ऑडिट तो अकॉर्डिंग टू 65 होता है। So, according to section 65 of the CGST Act 2017, they state that commissioner or any officer so authorized by him by way of general or specific order, या फिर जनरल ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर may undertake the audit of any registered person at the place of the business of registered person on their office या फिर और इन देयर ऑफिस फाइनेंशियल और ये मल्टीपल देयर ऑफ। सिंपल सी बात है, जो कमिश्नर है या फिर कोई भी ऑफिसर ऑथराइज करा गया बाय द कमिश्नर, वो कभी भी बाय द जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर द्वारा कभी भी किसी रजिस्टर्ड पर्सन के डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिट कर सकता है, या फिर वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो जब रजिस्टर्ड पर्सन का, या फिर कोई भी ऑफिसर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन जो हमारा दे रखा है, नोटिस ऑफ द 15 डेज रिक्वायर्ड टू गिवन प्रायर टू कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। जब भी ऑडिट कंडक्ट हो रहा है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, वो पहले नोटिस देगा 15 डे पहले जब वो कंडक्ट करने वाला होगा ऑडिट। नाउ वेयर इट इज डिसाइड टू अंडरटेक ऑडिट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, commencement of audit would mean letter of the date on which the account or record that have been called for the inspection verification have been made available at the actual institution audit at the place of the taxpayer। Now the audit required, अब इसमें जो audit required बोला गया वो 3 मंथ के अंदर कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ commencement of such audit, और extendable for the another 6 months, जो टाइम दिया जा सकता है बाय द कमिश्नर वो 6 महीने का और टाइम दिया जाता है फॉर द ऑडिट, जो अकॉर्डिंग टू 65 होता है इन द केस ऑफ जनरल ऑडिट। नाउ अब इसमें बात करेंगे स्पेशल ऑडिट की। जो हमारे स्पेशल ऑडिट होता है, स्टेट दैट
where an officer not below the rank of the assistant commissioner having the regard to complexity of the case in interest of revenue is in one of the opinion that liability has not been correctly declared or input tax credit available in the excess, he may prior approval of commissioner issue a direction to the registered person to get his account record audited by the chartered accountant, cost accountant as nominated by the commissioner. अगर जो असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द असिस्टेंट कमिश्नर सॉरी, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी इंटरेस्ट ज्यादा दिया गया है या फिर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा अवेल करा गया है, तो वो इशू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रायर अप्रूवल के डायरेक्शन इशू कर सकते हैं फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट जो है रिकॉर्डेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट है नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर शैल बी सबमिट ऑडिट रिपोर्ट साइन बाय द सर्टिफाइड विद इन 90 डे। उन्हें 90 डे के अंदर उस सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, जितने भी है इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, कमिटमेंट ऑफ सच ऑडिट और 90 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई भी और टाइम चाहिए तो 90 दिन और दिया जा सकता है बाय द असिस्टेंट कमिश्नर। सो ये चीज थी स्पेशल ऑडिट में। हमें ये यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि कौन कर सकता है जनरल ऑडिट और कौन स्पेशल ऑडिट कर सकता है, और इसमें दोनों में टाइम याद रखना है। सो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आप जितना हो सके इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, चांसेस बहुत ज्यादा होती है इसमें इस चैप्टर में से आने से, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप जितना उतना रिवीजन इस चैप्टर की करेंगे कि आपकी पकड़ जो है इस चैप्टर में अच्छी हो। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लेसन 16 जो बेसिक ओवरव्यू जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी कंपल्सन टू स्टेट एक्ट दे रखा है। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आप कुछ भी इस वीडियो से सीखते हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।